जय श्री कृष्ण दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने लास्ट टॉपिक को ही, जो जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। और हमारा जो एक टॉपिक रह गया था कि सर फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब हम अभी भी चैप्टर नंबर 4 पे ही हैं। देयर शैल बी पेड टू द रजिस्ट्रार और रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू बी रजिस्टर्ड बाय हिम सच फी। मतलब आपको फ़ीस याद नहीं रखना कि किस चीज़ के लिए, किस फॉर्म के लिए कितना फ़ीस देना। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि भाई हर चीज़ के लिए एक फ़ीस होती है, वो आपको रजिस्ट्रार को पे करनी है। आगे देखते हैं इंटरप्रिटेशन। सर ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है कि मतलब निकालना, क्या मीनिंग निकालना किसी भी चीज़ का ना। कई बार लोग बोलते हैं ना कि भाई मैंने बोला कुछ और समझा कुछ और, तो इंटरप्रिटेशन में गलती हो जाती है। एक टीचर क्या करता है? इंटरप्रेट करता है किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी टॉपिक को। नाउ इंटरप्रिटेशन फॉर द पर्पस ऑफ फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर द एक्सप्रेशन सर्टिफाइड मीन्स। सर्टिफाइड का मतलब क्या है? मीन्स सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ द ट्रू कॉपी और अ करेक्ट ट्रांसलेशन। मतलब ट्रांसलेशन करेक्ट कर दो, अच्छे से कर दो, उस पर साइन कर दो, बस हो गया, यही तो सर्टिफाइड है। द एक्सप्रेशन डायरेक्टर का मतलब क्या है? इन रिलेशन टू अ फॉरेन कंपनी includes any person in accordance with whose direction or instruction of board of director of the company is accustomed to act। मतलब कोई भी पर्सन जिसके डायरेक्शन में फॉरेन कंपनी काम कर रही है, वही बंदा क्या कहलाएगा? डायरेक्टर। फिर सी है द एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? इंक्लूड अ शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। कोई ऐसा ऑफिस जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, कोई शेयर ट्रांसफर किया जा रहा है, वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाएगा। वो बस एक इंटरप्रिटेशन था, 2-3 पॉइंट को लेकर क्लैरिटी थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। पनिशमेंट मतलब सजा होती है। कंट्रावेंशन क्या होती है? मतलब आपने फॉलो नहीं किया किसी चीज़ को ना, फॉलो ना करना ही कंट्रावेंशन है। लॉ को आपने माना नहीं, कंट्रावेंशन कर दिया, तो इसमें क्या करें? ऐसे में क्या फाइन पेनल्टी होगी? इफ़ अ फॉरेन कंपनी कंट्रावीन, अगर कोई फॉरेन कंपनी लॉ को फॉलो नहीं करती, कंट्रावीन करती है द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, द फॉरेन कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपी। 1 लाख से नीचे तो फाइन है नहीं, बट विच में एक्सटेंड अप टू 3 लाख इन केस ऑफ कंटिन्यू ऑफेंस। अगर लगातार कर रहे हो विद एन एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग सच कंट्रावेंशन कंटिन्यू। 3 लाख तक कर सकते हैं और फिर भी कंटिन्यू में आप ऑफेंस किए जा रहे हो तो 50,000 पर डे का होगा। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 lakh rupees और with अगर फिर भी कंटिन्यू हो रहा है तो जितने भी पर्सन ऑफिसर इंचार्ज होंगे सारे के सारे पनिशेबल होंगे, उनको जेल भी हो सकती है और 5 लाख तक का फाइन भी है। नाउ एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन कंपनी आप इंडिया में देख लीजिए। फॉरेन कंपनी कौन सी है? जिलेट इंडिया लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ये सब फॉरेन कंपनी ही है। अब हमारा टॉपिक है सर डोरमेंट कंपनी। ये डोरमेंट कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो काम नहीं कर रही है, एक्टिव ही नहीं है, ऑपरेट ही नहीं कर रही, ऐसे कंपनी को बोला जाता है डोरमेंट कंपनी। एक सेकंड। तो डोरमेंट कंपनी का क्या होता है? मतलब डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव। डोरमेंट का मतलब ही इनएक्टिव है, इनऑपरेटिव है। इट्स गुड टू स्टार्ट अ कंपनी फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, holding project and hold an asset, intellectual property without significant accounting transaction. It is new initiative taken by Ministry of Corporate Affairs to introduce dormant company। मतलब डोरमेंट कंपनी कुछ कर नहीं रही है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट असेट है, सफिशिएंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो एक सफिशिएंट है कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। मतलब सारी चीज़ें हैं इसके पास, कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। कभी भी फ्यूचर में बिजनेस शुरू करने की बात होगी तो ऐसी कंपनीज बिल्कुल रेडी रहती हैं, काम किया जा सकता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया है डोरमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट। इनएक्टिव है, इनऑपरेटिव है, बट इसके पास सारी चीज़ें हैं, असेट भी है, बस इसमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कुछ नहीं हो रही हैं, तैयार है बिल्कुल बिजनेस करने के लिए। नाउ फर्स्ट, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा। और टू होल्ड एन एसेट, और एसेट होल्ड कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे रॉयल्टी है, लाइसेंस है ना। हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी may take an application to the registrar in such manner as may be prescribed for the obtaining the status of a dormant company। तो ऐसी कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बोलेगी भैया मुझे तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए।
क्योंकि डोरमेंट कंपनी को कंप्लाइंसेस कम करने होंगे, ट्रांजेक्शन तो कुछ हो नहीं रही है। तो एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन की बात करें तो इनएक्टिव कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन, ऐसी कंपनी जो कोई बिजनेस और प्रोफेशन नहीं कर रही है, और हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और ना ही कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन उसने किया है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई काम नहीं किया, तो ऐसी कंपनी डोरमेंट कंपनी कहलाएगी। बी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को तो फीस देगी तो उसको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोलते। पेमेंट मेड इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, लॉ को पूरा करने के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं उसको भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना गया है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, शेयर्स की अलॉटमेंट इस एक्ट को के कंप्लायंस के लिए, उसको भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना गया है। पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस और रिकॉर्ड्स, ऑफिस और रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना गया है। तो इसको मत मान लेना अकाउंटिंग की, ये बोलो आपकी मैंने फ़ीस पे कर दी है तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ये कर दिया तो नहीं, वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होगी। तो ऐसी कंपनी जो पिछले 2 सालों में कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, उसको माना जाएगा डोरमेंट। नाउ सेकंड, the registrar on consideration of the application shall allow the status of a dormant company to the applicant and issue a certificate in such form as may be prescribed to the effect। जब ये सारी कंडीशन फॉलो कर लेंगे तो जो रजिस्ट्रार है ऐसे बंदों को कंपनी को डिक्लेयर कर देगी कि ये डोरमेंट है और सर्टिफिकेट इशू कर देगी। नाउ थर्ड, द रजिस्ट्रार शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब, जो रजिस्ट्रार हैं वो रजिस्टर मेंटेन करती है डोरमेंट कंपनी का, जो भी उनका फॉर्मेट है उसमें। Now, for in case of company which has not filed financial statement or annual return for 2 financial year consecutively, the registrar shall issue a notice to that company and enter the name of such company in the register maintained for dormant company। अगर पिछले 2 साल में किसी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं किया है, तो फिर रजिस्ट्रार क्या करती है, ऐसे कंपनी का नाम रजिस्टर में नोट कर लेती है एज ए डोरमेंट कंपनी। नाउ फिफ्थ, a dormant shall have such minimum number of directors, file such documents and pay such annual fee as may be prescribed to the registrar to retain its dormant status in the registrar as may become an active company or an applicable made in this behalf accompanied by such documents and fees may be prescribed। मतलब जो डोरमेंट कंपनीज होती हैं वो उनके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो रहेंगे ही, डॉक्यूमेंट्स कंपनी को फाइल करने ही होंगे रजिस्ट्रार में, और रजिस्ट्रार को फीस भी पे करनी ही पड़ेगी ताकि डोरमेंट का स्टेटस बना रहे। Now 6, the registrar shall strike off the name of the dormant company from the registrar of dormant company which has failed to comply with the requirement of this section। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट फेल कर देते हैं तो रजिस्ट्रार उसका उस रजिस्टर से नाम हटा देंगे और बोलेंगे अभी डोरमेंट कंपनी रही नहीं, जैसे कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर लिया है ना, काम शुरू कर दिया तो वो डोरमेंट कंपनी नहीं रही तो उसका रजिस्टर से नाम हटा दिया जाएगा। नाउ प्रोसीजर फॉर्मेलिटी टू गेट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। सर कैसे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लें? फाइल फॉर्म MSC1 प्लस फी प्लस कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर इन वैल्यू ईदर बाई स्पेशल रेजोल्यूशन द मीटर और इशू नोटिस टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से कंसेंट ले लो 3/4 शेयर होल्डर से, फीस पे कर दो, MSC फॉर्म सबमिट कर दो। रजिस्ट्रार टू इशू सर्टिफिकेट MSC2 में, तो जो रजिस्ट्रार है वो MSC2 में एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। The registrar shall maintain the register of dormant company, the same is maintained www.mca.gov.in or any other specified website। तो जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं इस वेबसाइट पे www.mca.gov.in पे। नाउ एग्जांपल्स ऑफ डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी के एग्जांपल क्या है? एनकोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, गुड लीफ ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब है। अब हमने डोरमेंट कंपनी तो समझ लिया, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विच चैरिटेबल ऑब्जेक्ट सेक्शन 8। ऐसी कंपनीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो मेन मोटिव है पैसा कमाना नहीं है, चैरिटेबल एक्टिविटी करनी है, तो ऐसे कंपनी को बोलते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 की कंपनी बोला जाता है इनको, है ना। नाउ Section 8 of Indian Companies Act 2013 which deals with central government who give permission to charitable companies or which have charitable object to be registered as limited liability
लिमिटेड कंपनी अंडर दिस सेक्शन विदाउट एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो सेक्शन 8 में जो कंपनीज होती हैं उनको लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल एक्टिविटी करना होता है, तो उनको कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर लाइसेंस ग्रांट विद दिस कंडीशन, इनको जो लाइसेंस दिया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट वाला वो कुछ कंडीशंस के साथ दिया जाता है क्या? द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस टू एन एसोसिएशन ऑफ पीपल ओनली व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट गेट सेटिस्फाइड और प्रूव्ड बाय सच एसोसिएशन। वो तभी देती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है, वो चीज़ें चेक कर लेते हैं, उसके बाद उनको अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ ठीक है अब आप सेक्शन 8 में चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या फिर चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए आप कंपनी बना सकते हैं। तो पहला क्या है? हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स। उनके ऑब्जेक्ट में, उस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स को प्रमोट करना, आर्ट्स को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, रिलीजन को प्रमोट करना, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। मतलब जिनका प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रमोट करना है इन सब चीज़ों को। नाउ बी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट ऑफ एनी और अदर इनकम इन प्रोमोटिंग इट्स सब्जेक्ट। अगर कोई प्रॉफिट हो भी जाए तो भी उस प्रॉफिट का इस्तेमाल इन्हीं सारी चीज़ों के प्रमोशन में लगाया जाएगा, प्रमोट करने में लगाया जाएगा। सी इंटेंड्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा अपने मेंबर को। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय लाइसेंस इशू सच मैनर एज may be prescribed add on the registered as a limited company under this section without the addition to its name of the word limited। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन दे देती है बिना किसी वर्ड लिमिटेड के, मतलब वो लिमिटेड कंपनीज ही होती हैं। और एज द केस में भी द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती हैं, मतलब दोनों टाइप की कंपनी हो सकती है, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, बट वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने नाम के साथ। तो फर्स्ट, the company registered under this section shall enjoy all the privileges and to be subject to all the obligations of limited company। जो भी limited companies को privileges मिलते हैं, benefits मिलते हैं, वो सब इन लोगों को भी मिलेंगे। Now second, a firm may be a member of the company registered under this section। एक पार्टनरशिप फॉर्म है वो मेंबर हो सकती है रजिस्टर्ड कंपनी में। Third, a company registered under this section shall not alter the provision of its memorandum or article except with the previous approval of the central government। एक बार कंपनी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन नहीं कर सकते बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के। नाउ फोर्थ, एक सेकेंड, where it is proved to the satisfaction of the central government that a limited company registered under this act or under any previous company law has been formed with any of the objects specified in clause A subsection 1 with the restriction and prohibition as mentioned respectively clause B or C of that subsection, it may by license allow the company to register under this section subject to the such condition as the central government deem fit and the change its name by omitting the word limited whereas the case may be the private limited। मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कंडीशंस हैं वो सारी पूरी कर दो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन दे देगी। लेकिन कंडीशन यही है कि जैसे कि आप पहले से कंपनी चला रहे हैं और आपको बनना है नॉट फॉर प्रॉफिट में, सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आप अगर नाम में प्राइवेट लिमिटेड है तो वो आपको हटाना पड़ेगा, लिमिटेड है तो वो आपको हटाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है। इन दिस प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम सच रजिस्टर सच कंपनी अंडर दिस सेक्शन ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू दैट कंपनी। तब जाके सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे नॉट फॉर प्रॉफिट वाले। नाउ फिफ्थ, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ग्रांटेड टू अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन if the company contravenes any of the requirements of this section or any of the conditions subject to which a license is issued or the affair of the company are conducted fraudulently or in manner violate of the object of the company or prejudicial to the public interest and without prejudice to any other action against the companies under this act, direct the company to convert its status and change its name to the and add the word limited or the word private limited। मतलब ये कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, जिसके लिए आपको लाइसेंस दिया गया वो नहीं कर रहे,
कंट्रावेन कर रहे हैं, कंट्रावेन मतलब फॉलो नहीं कर रहे लॉ को, रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रहे, फ्रॉडुलेंटली एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके लिए आपको जिस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लाइसेंस दिया गया तो वो उस पर आप काम ही नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में आपका जो स्टेटस है नॉट फॉर प्रॉफिट का हटा दिया जाएगा और आपके नाम में लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड की तरह ऐड कर दिया जाएगा। एज द केस में बी टू इट्स नेम एंड देयर अपॉन द रजिस्ट्रार शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी एक्शन दैट मे बी टेकन अंडर सबसेक्शन 7 ऑन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म रजिस्टर द कंपनी अकॉर्डिंगली। तो फिर आप रजिस्ट्रार अपने आप ही आपका जो स्टेटस है वो चेंज कर देगी, नॉट फॉर प्रॉफिट से प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड टाइप से लगा देगी। Provided that no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard। ये reasonable opportunity of being heard क्या होता है? Reasonable opportunity of being heard मतलब कि भाई मुझे भी सुनाने का मौका तो दो। कंपनी को ऐसा नहीं कि भाई कंपनी को कोई मौका ही नहीं दिया और अपनी मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया, ये सब हटा दिया, सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। अपॉर्चुनिटी तो देगी अपनी बात रखने की, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आगे हम देख रहे हैं लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड। तो ऊपर भी देखा हमने कि भाई लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। नाउ लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड, अगर एक बार लाइसेंस दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि लाइसेंस ज़िंदगी भर के लिए दे दिया। भैया आप उसके हिसाब से काम ही नहीं कर रहे, जब आप काम ही नहीं कर रहे तो लाइसेंस रिवोक किया जाएगा। एक सेकेंड, तो वो जो लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है, तो 6 में देख लेते हैं। वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड अंडर सबसेक्शन 6 द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट। भलाई मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों की भलाई में ये जरूरी हो गया है कि तुम्हारा लाइसेंस रिवोक कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए। डायरेक्ट दैट द कंपनी बी वॉन्ड अंडर दिस एक्ट, भैया इसको बंद करो, अमलगमेट विद अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, कि भैया इसको ख़त्म करो, तुम्हारा लाइसेंस रिवोक किया जा रहा है। इसके जो अदर पॉइंट्स है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस द कंपनी इज गिवन अ रीजनेबल। वही है कि भैया ये सब चेंजेस तभी कर पाएंगे जब तक कंपनी को सुनाने का मौका दिया जाएगा। बिना उनकी बात के, बिना उनको मौका दिए हुए आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनका लाइसेंस रिवोक नहीं कर सकते। अब रिवोकेशन को लेकर कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि लाइसेंस रिवोक कर लेंगे तो सर क्या होगा, है ना, कंपनी को डिसोल्यूशन को लेकर क्या है। तो ये लाइसेंस से रिलेटेड जो कुछ और पॉइंट्स है दोस्तों, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ये जो लाइसेंस से रिलेटेड टॉपिक है वो कंप्लीट कर लें, और उसके बाद जो एक निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट है, इलीगल एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है, वो भी ख़त्म करके अपने चैप्टर को हम फिनिश करेंगे ताकि अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के साथ कि सर रिवोकेशन के बाद कौन कौन सी कंप्लायंसेस और आएंगी कंपनी के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।